हफ्ते के पहले दिन बाजार की कमजोर शुरुआत, ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा मूड। निफ्टी 17,000 के नीचे। इन्फोसिस, टीसीएस और आरआईएल ने बनाया प्रेशर। निफ्टी बैंक 200 पॉइंट गिरा। मिड कैप इंडेक्स में सबसे अधिक करीब 1% की कमजोरी। बिकवाली के चौतरफा दबाव के बीच निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% फिसला। नतीजों के बाद 3% टूटा विप्रो, मेटल, रियल एस्टेट, बैंक, फाइनेंस, एनर्जी और फार्मा शेयर्स में दबाव। अप्रैल में अच्छी बिक्री के बावजूद रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे ऑटो शेयर्स। टाटा मोटर्स, आइशर, महिंद्रा महिंद्रा, अशोक लीलैंड और हीरो मोटर्स की बिक्री बढ़ी, लेकिन मारुति, बजाज ऑटो की सेल्स में गिरावट। आज करीब 1% नीचे है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। आ जाएंगे एचडीएफसी के नतीजे। 4% बढ़ सकता है मुनाफा। नेट इंटरेस्ट इनकम में 7% की बढ़त संभव। वहीं ब्रिटानिया के प्रॉफिट पर दिख सकता है दबाव। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का मार्जिन पर असर संभव। और ईएनबी अवार्ड्स में सीएनबीसी आवाज की धूम। सास बहू और सेंसेक्स को हिंदी में बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम और कंज्यूमर अड्डा को बेस्ट टॉक शो का मिला अवार्ड। ताज़ा हाल बाजार का यह है कि 16,983, 17,000 के थोड़ा सा नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी भी 35,882, दोनों ही एक 17,000 को और एक 36,000 को अचीव करने की दोबारा से कोशिश करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट में उतार चढ़ाव चल रहा है। विप्रो ने नतीजों के बाद कमज़ोर प्रदर्शन दिखाया। स्टॉक करीब 3.25% कमज़ोर है, लेकिन इंडसइंड बैंक के नतीजे बाजार को पसंद आए। 2.25% ऊपर है और एचडीएफसी के नतीजे आज आने वाले हैं। उससे पहले स्टॉक में 1% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। 2021 शेयर रेड में ट्रेड कर रहे हैं, जबकि 703 शेयर ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, यानी 1:2.8 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो बन रहा है। सर्वेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक छोटा हफ्ता सैंडविच बन रहा है आज, इधर भी छुट्टी उधर भी छुट्टी, और बीच में तमाम ग्लोबल क्यूज के बीच में निफ्टी में क्या करेंगे? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, गया महीना जो अब ये रेड में क्लोज हो गया, तो ये मेरे लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। लाल टाई मेरी निकल आई है। अब बात यही है कि गए हफ्ते का अगर आप शो देखें तो हमने 17,100 पे बोला था कि बाय करें, 17,350 का बाउंस आएगा शॉर्ट टर्म में, और मीडियम टर्म सेल। 17,500 के ऊपर जब जाता नहीं बाजार सेल है। तो एक ही शो में हमने दोनों व्यूज दे दिए थे, शॉर्ट टर्म भी और मीडियम टर्म भी। बट मीडियम टर्म क्योंकि ज्यादा बड़ा व्यू है और इंपॉर्टेंट व्यू है, तो मेरा मानना यह है कि अब मैं मीडियम टर्म सेटअप्स के साथ जाऊंगा। और जिनके उस शो से शॉर्ट हैं, मेरे ख्याल से शॉर्ट्स में बने रहे, जिनका मीडियम टर्म अवधि है, जिनकी 3 से 6 महीने या 6 महीने से ऊपर की जिनकी अवधि है, आई थिंक उस अवधि में आप शॉर्ट्स बना के रखें। कॉस्ट के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, तो स्टॉप लॉस अब आ जाएगा 17,260 के आसपास, क्योंकि 17,350 के आसपास हमारी बेचने की राय थी। 17,250 के ऊपर स्टॉप लॉस रख लें। 17,256 टू बी प्रिसाइज आप एक स्टॉप लॉस रख लें निफ्टी स्पॉट में, और शॉर्ट्स में बने रहें। मेरा मानना यह है कि 15,670 वाला लो चैलेंज होगा। टूटेगा नहीं टूटेगा वो नहीं मालूम, बट चैलेंज होगा। कारण यह है कि जो गया महीना हमने रेड में बंद कर दिया, मेरे हिसाब से रुझान अब मीडियम टू लॉन्ग टर्म धीमे धीमे बेयर्स के फेवर में जा रहा है। कब तक पहने रहेंगे आप? अब सर, जब तक आप उतरवा दें, जब बाजार कोई रिवर्सल का साइन देगा तो हम उतार देंगे। बट फिलहाल यहां से नया शॉर्ट नहीं करना है, बाउंस में ही शॉर्ट करना है आपको। अगर आप मीडियम टर्म आपको शॉर्ट करना है तो आपको बाउंस में शॉर्ट करना है। और जिनके शॉर्ट्स हैं वो 17,256.60 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, ये स्पॉट पे स्टॉप लॉस लगा के रखें, शॉर्ट्स में बने रहें। बड़ा हफ्ता है, बड़ा इवेंट है, इसलिए स्टॉप लॉस तो लगाना बहुत बहुत अनिवार्य है। अब फेड का क्या स्टेटमेंट आता है वो देखते हैं। बट डिफाइनिंग मंथ है मेरे हिसाब से, डिफाइनिंग मंथ, डिफाइनिंग वीक फॉर ग्लोबल मार्केट्स। क्या होता है इस वीक का बंद वो हम देखेंगे, वहां से एक फाइनल कॉल और लेंगे। बट आई थिंक मैनकाइंड की हिस्ट्री में ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा। शेयर बाजार की हिस्ट्री में अगले 12 से 18 महीनों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट महीना है जो हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो काफी उतार चढ़ाव हो सकता है। शुक्रवार को आपने इसकी एक झलक देखी थी कि आखिरी घंटे में किस तरीके से मार्केट में प्रेशर दिखा था। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। राइज हो तभी शॉर्ट करिएगा, या जरूरी नहीं कि कूद कूद के हर जगह ट्रेड करना ही है। कोई एक ट्रेड अगर आपने अब तक ढूंढा हो, छांटा हो, तो बताइए। आई थिंक आपने बताया, जहां तक मेरा मानना यह है कि ऑटोज की बात है, अशोक लेलैंड में 140-50 के पास हमेशा हम सेल्स लाए हैं, लेकिन जिस तरह का ब्रेकडाउन आज मुझे दिख रहा है,
टारगेट्स तो हमारे हमेशा इसमें रहे हैं 100 के आसपास, 100 105। तो आई थिंक अशोक लेलैंड यहाँ से अभी भी शॉर्ट है, थोड़ा सा कंफर्ट से मे बी 2-3 पॉइंट नीचे है, बट आई थिंक यहाँ पे या यहाँ से 3-4 पॉइंट के उछाल में 128 129 के आसपास शॉर्ट करे। मेरा मानना यह है कि 100 से 105 के लेवल्स अशोक लेलैंड के लिए कैश प्राइसेस में आएंगे स्पॉट में, और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 136.60 पे। ओके, तो अशोक लेलैंड में आपको एक कॉल मिली है, फटाफट में दर्शकों की तरफ चलते हैं वापस। संतोष जी हैं अमरावती से। संतोष जी, सवाल पूछिए अपना। सर मेरे पास टाटा कंज्यूमर के 1100 शेयर है, 477 पे लिए है। अच्छा, तो कब तक रुकने का मन है? सर ये लॉन्ग डिलीवरी ली हुई है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। एक्चुअली मैंने लिया 1900 शेयर था, 800 शेयर मैंने सेल कर दिया, जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था निकाल लिया। अच्छा, अब तो ये फ्री वाले हैं, ये अच्छा कि आपने बता दिया। सर्वेंद्र, टाटा कंज्यूमर इन्होंने अपना कॉस्ट तो निकाल ली है अब भी, लेकिन इनको काफ़ी मुनाफा है, तो क्या इनको चूंकि डिलीवरी है तो बने रहना चाहिए? नहीं, इनको बहुत बहुत मुबारक की शो देखते हैं और कहीं हमारी स्ट्रेटजी थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मुनाफा बांध लिया है, कैपिटल निकाल लिया है, अच्छी बात है। जैसे मैंने बोला, बाजार एक रिस्क एरिया में है, क्रिटिकल महीना, क्रिटिकल वीक बाजार के लिए है। मैं इनको बोलूंगा कि रिमेनिंग पोजीशन में भी बने तो रहें, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर इस्तेमाल करें। और मेरा मानना यह है कि अगर किसी कारण से जो पिछला क्लस्टर जो इसने बनाया 780 से लेके तकरीबन 820 830 की जो ये 50 पॉइंट की रेंज रही, ये क्रिटिकल है। इसका अपसाइड ब्रेकआउट हुआ तो मेरे हिसाब से प्रॉब्ली थोड़े बहुत 30-40 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि उस केस में आप 1870 के आसपास तक भी ये 870 माफ कीजिएगा 870 के आसपास तक भी ये स्टॉक पहुंचेगा। बट मेरा डर ये है कि जिस दिन 780 तोड़ेगा, 780 जिस दिन तोड़ेगा उस दिन थोड़ा सा तकलीफ है। तो 778.40 पे एक स्टॉप लॉस बना के रहें रिमेनिंग पोजीशन पे, और 778.40 के नीचे बंद आए तो मेरे हिसाब से निकल जाएं, क्योंकि इनको दोबारा, जिसको हम बोलते हैं कि दोबारा कैच करने को मिलेगा, और दोबारा अगर इनको कैच करने को मिला, अगर किसी कारण से 780 टूटा तो 710 रुपए से 715 रुपए की एक रेंज आती है, वहां पे स्टॉक फिसलेगा। वहां पे वाई नॉट, अगर ट्रेडिंग करना चाहें तो वहां पे दोबारा ले लेंगे। बट 778.40 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड रखें रिमेनिंग पोजीशन। ठीक है, 780 का ध्यान रखिएगा, उससे नीचे फिसले तो निकल जाइएगा, फिर आपको 715 पे दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा। कौशलेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं कानपुर से। कौशलेंद्र जी, बताइए क्या पूछा आपको? सर मेरे दो क्वेश्चन है सर। एक, मैंने पीआई इंडस्ट्रीज का शेयर लिए 50 शेयर 2896 के शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और दूसरा मेरे पास शेयर है एस बैंक 1000 शेयर है 40.96। ये मैंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब लिए थे, कुछ सालों के लिए मैंने सोचा था इसे रखने की। अब इसमें क्या करें, जैसे लगातार गिर रहा है इसमें, और इन्वेस्ट कर सकते हैं या रुक जाए इस वक्त में और ना लगाए पैसा? ठीक है, तो पहले तो पीआई इंडस्ट्रीज जो इन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लिया है 2896 पर, 2864 पर ट्रेड कर रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज में पहले बताइए क्या करना चाहिए इनको? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो तकरीबन 2 से 3% का एक स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें तो 3% से ऊपर, 3-3.5% के ऊपर आप स्टॉप लॉस लेते नहीं है यूजुअली। उस हिसाब से मेरे हिसाब से इसका पिछला स्विंग लो जो है 2800 के आसपास, वो क्रिटिकल है। तो मेरे हिसाब से 2800 के नीचे स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में बने रहें। फिलहाल तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सेटअप्स यहाँ पे अच्छे हैं, और ये मान के हमेशा चलना पड़ता है, ट्रेंड को बेनिफिट ऑफ डाउट देके चलेंगे। तो 2800 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, ट्रेड में बने रहें। बट 2930, 2950 की रेंज में मुनाफा भी बांधने की कोशिश करें। वहां पे आई थिंक इसको 2950 के आसपास बहुत हर्डल्स हैं, उसके ऊपर स्टॉक इमीडिएटली जा नहीं पाएगा। तो 2950 आवे तो मुनाफा बांधें। और यस बैंक में क्या करें जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए ले रखा है? सर यस बैंक तो अब देखिए लेगेसी है और ये काफी दिन रहेगा। इसमें बहुत सारी कॉर्पोरेट बंदिशें हैं। आई थिंक 2-3 साल तक जो पिछले लोगों ने माल लिया वो बेच नहीं पाएंगे। जब वो 3 साल पूरे होंगे तो बहुत सारी सेलिंग भी आएगी। आई थिंक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का तो स्टॉक अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होल्ड करना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा पैसा घुमा लें, कोई और अच्छा बैंकिंग स्टॉक ले लें, इनके भाव के आसपास ही है। आई थिंक लेना है तो एसबीआई इससे ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से रहेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म। छोटे टिकट साइज का स्टॉक देख के लोग आकर्षित हो जाते हैं, उनको लगता है कि 10-15 रुपए का है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 1000 शेयर लिया 1300 रुपये तो हुए। क्या ये सोच बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। आप रेट ऑफ रिटर्न देखें, आप स्टॉक का भाव नहीं देखें, आप अपना साल का रेट ऑफ रिटर्न देखें कि आपको साल में कितना बनाना है। अगर आपका वो 10,000 रुपए के कॉस्ट प्राइस वाले स्टॉक में भी बनता है 3,000 रुपए तो क्या बुरा है, और 10 रुपए वाले में 3 रुपए बनता है तो भी क्या बुरा है। बट प्राइस देख के आप, पेनी स्टॉक्स देख के आप ट्रेड करेंगे तो आई थिंक हमेशा तकलीफ में रहेंगे। जी
चलिए अजय त्रिवेदी जी हैं ठाणे से। अजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर जी, मैंने ग्रामीण व्हील के 2011 के अंदर 32,000 शेयर खरीदे थे और मैंने 22,000 मैंने 2018 में प्रॉफिट बुक कर दिया। अभी मेरे पास 10,000 शेयर बचे हुए हैं। सर्वेंद्र, ग्रॉर एंड व्हील 20-22 हजार शेयर बेच के प्रॉफिट ले लिया है, अभी भी 10,000 है और 63 रुपए प्रति शेयर का फायदा है। बेच दें क्या आप? ये 70 रुपए वाला स्टॉक है सर? हाँ, 70-71 रुपए का हिस्सा है। देखिए इसमें नीरज जी, इसमें डेटा थोड़ा कम है और आई थिंक रिसेंट लिस्टिंग है तो डेटा इसमें थोड़ा कम है, या तो एनएसई पे कुछ एडजस्टमेंट होंगे, तो डेटा थोड़ा इसमें कम है। बट मेरा थॉट ये है कि जब कैपिटल निकाल चुके हैं और आई थिंक जो फ्री के स्टॉक्स हैं उनमें इनको बना रहना चाहिए। फिलहाल अगर वो ट्रेड में बने रहते हैं तो मेरे हिसाब से इसमें एक स्टॉप लॉस लगाएं 64 के नीचे, 64.40 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। थोड़ा नया स्टॉक है, थोड़ा डेटा हिस्ट्री बन जाएगी तो हम थोड़ा और बेटर राय दे पाएंगे, बट फिलहाल बने रहें। बने रहिए इसमें। अजय, एक आपका फेवरेट शेयर आ गया फिर से, भरतपुर से दिगंबर जी है। भरतपुर से दिगंबर जी क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सर मैंने IRCTC के 451 शेयर लिए हैं 840 रुपए में। तो इन पे मैं 2 साल तक रह सकता हूँ क्या? आगे प्रॉफिट बुक होगा? या डीमार्ट के हैं सर मेरे पास में 31 शेयर 5,000 के भाव से हैं सर। ओके, रुकिए अब जरा, लॉस में चल रहा हूँ। बताइए भाई, IRCTC 840 पे लिया है, 740 चल रहा है, ठीक 100 रुपए का नुकसान है, 450 शेयर हैं और डीमार्ट के शेयर भी ले रखे हैं 5,000 के भाव पे 31 शेयर। पहले IRCTC बताइए क्या करना चाहिए? सर अक्टूबर 21 में ही जब हमने सबसे पहले इसको डिस्कस किया था, 1100 रुपए का भाव रहा होगा उस समय, एडजस्टेड भाव से हिसाब से 1100 का भाव रहा, तभी हमने क्लियर कट बोल दिया था कि इसका मीडियम टर्म टॉप जो है और एक मीडियम टर्म टॉप इसका बन गया है और ये 700-750 की तरफ फिसलेगा और वही इसकी सेफ रेंज है। तो इन्होंने थोड़ा जल्दी ले लिया है, थोड़ा इनको शोज को रेगुलरली देखते रहना चाहिए था और आई थिंक 700 to 750 एक बाइंग रेंज है, तो यहाँ से मैं इनको बेचने की राय तो नहीं दे सकता हूँ। और अगर ये अपना होराइजन 2 साल का बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। आई थिंक थोड़ा 19-20 पेन इनको और देखना पड़ सकता है, बट 700-750 के बहुत ज्यादा नीचे जाके 700 के नीचे बहुत ज्यादा जाके टिकेगा ऐसा मेरा फिलहाल मानना नहीं है। तो मेरा थॉट तो यही है कि 2 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं तो IRCTC का अच्छा शेयर है। अक्टूबर में हमने बोला था 1100 के भाव से कि 700-750 आएगा तो लेंगे, तो वही राय आज भी बनी हुई है। ये बाजार का ध्यान अब खराब है, लाल टाई पहन लिए, लेकिन राय यही बनी कि 700-750 में IRCTC लेना है और खड़े रहना है। और डीमार्ट में दूसरे स्टॉक की डीमार्ट जी, इनका दूसरा शेयर की जो बात रही डीमार्ट की, यहाँ मेरी राय ये रहेगी इनको कि स्टॉक अब थोड़ा सा ट्रेडिंग स्टॉक तो है ही, थोड़ा सा पिस रहा है इस एरिया में, तो इसकी एक रेंज है, इसको ऑब्जर्व कर लें। आई थिंक 3900 से लेके 4,100 तक का इसका ये जो बैंड है ये क्रिटिकल है, फिलहाल उसी बैंड में है। तो 3888 का एक स्टॉप लॉस लगा ले क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 3888 के नीचे बंद होता है तो आई थिंक इनको यहाँ निकलना चाहिए, नहीं तो बने रहे। आई थिंक एक उछाल में इनको 4,050-4,100 के लेवल्स मिलेंगे, वहां पे थोड़ा मुनाफा मारने की कोशिश करनी है तो करें। अरे वहां मुनाफा कैसे होगा? 5,000 की तो खरीद है। तो सर मेरे हिसाब से तो बाउंस में निकलना चाहिए, माफी चाहूंगा बट बाउंस में निकलना चाहिए। बहुत ऊपर ले लिया आपने, लेकिन IRCTC में आप रुके रहिए। और डिमांड कंपनी बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं, नतीजे बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार होता है ना कि प्राइस का अपना भी एक डायनेमिक्स होता है मार्केट के हिसाब से। तो बहुत ऊपर ले लिया तो अभी आप थोड़ा रुकिए, जब कोई बाउंस आए तो फिर उसमें अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा और शो देखते रहिए, हम लोग दोबारा आपकी मदद करेंगे, थोड़ा उस ऊपर आने दीजिए, लेकिन अभी फिलहाल जल्दबाजी में बेचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक सवाल और लेते हैं, पालनपुर से अतुल कुमार त्रिवेदी जी हैं। अतुल जी नमस्कार, बताइए क्या मदद करें आपकी? गुड आफ्टरनून सर जी। मेरे पास सोना BLW का 810 के बाइंग है और HDFC का 1414 की बाइंग है और एक तीसरा है टाटा पावर 261 की बाइंग है, क्या करूं? सरविंद, सोना BLW ये 635 वाला स्टॉक है सर? हाँ वही 633 वाला जी। देखिए यहाँ पे भी अब डेटा कम है और इनकी बाइंग मेरे हिसाब से थोड़े ऊपर की लेवल्स की है। आई थिंक अब अगर इनके पास टाइम फ्रेम है तो बने रहे ट्रेड में, इसमें बहुत डेटा ज्यादा नहीं है तो मैं इनको खाली लेवल्स दे पाऊंगा। फिलहाल के जो सेटअप्स में आई थिंक जो क्रिटिकल लेवल निकल के आता है वो तकरीबन 590-600 का है। जब तक उसके ऊपर टिका है तो इनकी उम्मीदें कायम है और एक लार्जर बाउंस पॉसिबली ये स्टॉक में आ सकता है। तो आई थिंक 590-600 की
लेवल्स को ध्यान रखें और उस हिसाब से आई थिंक यहाँ पे बने रहें। ओके, और जल्दी जल्दी बताइए HDFC 1414, HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक में तो आई थिंक 1300 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो आई थिंक बने रहें। अगर 3 से 6 महीने का होराइजन देते हैं तो बने रहें, और ऊपर में कोशिश करें कि 1500-1530 के आसपास थोड़ी ट्रेडिंग करें, वहां पे बेच के काम करें HDFC बैंक में। और टाटा पावर 261 पे। टाटा पावर तो सर अगेन आई थिंक स्विंग के हिसाब से अगर आप देखें तो आई थिंक काफी मैच्योर अपने ट्रेंड के फेज पे है, और इस बार का जो बंद हो रहा है मंथली का, वो मेरे को बिल्कुल मंथली इसका क्लोज पसंद नहीं आया। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इनको लॉस नहीं है, तो यहाँ पे भी निकल सकते हैं, नहीं तो भाव के आसपास बाउंस आए तो निकल जाए, इसको ज्यादा दिन इसमें खड़े ना रहे मेरे हिसाब से। सर्वेंद्र, सूरत के प्रिंस ने, मतलब उनका नाम है प्रिंस, उन्होंने ट्विटर पे एक सवाल भेजा है। 17,100 की उन्होंने पुट लिया है 112 पर। जी, क्या करना चाहिए? ये मंथ एंड वाली है या इसी हफ्ते वाली है सर? सर ये लिखा नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कि इसी हफ्ते वाली होनी चाहिए। आप देखिए क्या सजेशन कर सकते हैं। देखिए, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट में है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे इसमें मेरे ख्याल से बना रहना है। और अगर मैं इस वीक वाली इसकी इनकी पुट देखूं और इस वीक वाले प्राइसेस देखूं तो आई थिंक यहाँ पे इनके लिए स्टॉप लॉस आएगा तकरीबन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा लें 146.60 पे। 146 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। आई थिंक इनको पैसा अच्छा बन सकता है बनस्पत की। अब न्यूज और इवेंट क्या आता है, डेवलपमेंट क्या आता है, हमारी छुट्टी है, हम छुट्टी के बाद कैसे खुलते हैं उस पर डिपेंड करेगा, बट एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें और ट्रेड में बने रहें एक्सपायरी तक। BML 25 शेयर लिए हैं तरुण ने 1325 पे। देखिए, यहाँ पे मैं तो ये बोलूंगा इनको कि जब तक अपने लॉन्ग टर्म एवरेज को होल्ड करके रख रहा है आई थिंक और लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के ऊपर है, तब तक यहाँ ट्रेड में बने रहें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का डेफिनेटली यहाँ पे इस्तेमाल करें और वो लेवल्स आएंगे तकरीबन 1574 के आसपास। तो 1574 के नीचे एक स्टॉप लॉस बना के रखें और ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहें यहाँ पे। ओके, GHCL 625 पे लिए हैं गौरव जोशी ने। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, GHCL तो ब्लू स्काई टेरिटरी में ऑलमोस्ट चल रहा है। लास्ट आप देखेंगे तो एकदम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म आप कुछ भी देखें तो आई थिंक जब तक रिवर्सल के साइंस नहीं है तो राय यही रहेगी कि पॉसिबली वो 10% स्टॉक की लिस्ट में है जो बाजार के अगेंस्ट में भी चल जाएंगे। तो ट्रेड में बने रहे। आई थिंक कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखें और ट्रेड को एक 10 से 15 वर्किंग डेज और दें मेरे हिसाब से, और 15 दिन बाद एक राय जरूर लें कि 15 दिन में ये कहां पे पहुंचा हुआ है। 15 दिन बाद हमसे राय लीजिएगा GHCL में। फिलहाल अभी इसमें बने रहिए। पराग अशर ने सवाल भेजा है। 700 शेयर इन्होंने खरीदे सीक्वेंट साइंटिफिक के 185 रुपए पे, और RBL बैंक के 740 शेयर 131 रुपए पे। पहले सीक्वेंट साइंटिफिक देखिए जी। आई थिंक यहाँ तो काफी मार्क टू मार्केट में बैठे हैं मेरे हिसाब से। 132 रुपए का भाव मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे मेरी इनको राय रहेगी। तो अब तो मेरे हिसाब से काफी लेट हुए हैं ट्रेड में ये, बट रिट्रेसमेंट एक अच्छा है, काफी गहरा रिट्रेसमेंट है। मुझे लगता है कि एक पैनिक बॉटम 120 के आसपास बना है, तो आई थिंक वही मार्कर है इनके लिए। अब जब तक 120 के ऊपर टिका हुआ है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, और अगर अच्छे रिवर्सल्स आएंगे तो प्रॉब्ली कहीं दोबारा इसको थोड़ा ऐड करने की भी सोच सकते हैं, बट फिलहाल 120 के स्टॉप लॉस से बने रहे। अच्छा, और 131 पे RBL बैंक जो ले रखा है। RBL बैंक में भी मेरी राय इनको यही रहेगी कि जैसे भी पहले यस बैंक पे थी कि ठीक है, आई थिंक स्टॉक में एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन कंप्लीट हो रहा है, बट अगेन वीक कैटेगरी का स्टॉक है और बैंकिंग में रहना चाहते हैं, तो इनके भाव से बहुत ज्यादा थोड़ा सा उनको नुकसान हो रहा है, बट आई थिंक उसी हिसाब से SBI भी इनको नीचे लेने को मिलेगा। तो आई थिंक स्टेट बैंक या किसी और अच्छे बैंक में आई थिंक इस पैसे को शिफ्ट करें, बट यहां से निकलने की राय है। यहाँ से निकलने की राय है। चलिए एक सवाल और लेते हैं। योगेश मौर्य जी हैं अजमेर से। योगेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मैंने नेशनल एल्यूमिनियम के 113 रुपए 40 पैसे के हिसाब से शेयर्स खरीदे थे 100, और उनको अभी होल्ड करना है या फिर एवरेज करने के लिए मैं और परचेज कर लूं? ओके सर्वेंद्र, जो नॉन फेरस मेटल है इसमें तो ग्लोबली बड़ा मोमेंटम था, वॉर वगैरह का खबर थी, तो इन्होंने जो लिया है वो 113 रुपए 40 पैसे के हिसाब से, और 105 अभी चल रहा है, तो क्या इनको और थोड़ा खरीद लेना चाहिए और एवरेज कर लेना चाहिए यहाँ पे? देखिए, एवरेज की राय तो मैं नहीं दूंगा, और इनको एक डेटा पॉइंट दे देता हूं कि ये जहां मेटल्स के लिए इतना अच्छा समय रहा
पॉसिबली वहां पे भी ये स्टॉक अपना 2008 का हाई नहीं निकाल पाया। ये स्टॉक का हाई 2008 में था और 2008 का हाई नहीं निकाल पाया और वहीं से वापस सेलिंग आ गई। तो आई थिंक मैं तो अब जब तक वो नंबर्स दूर हैं, 140 145 के आसपास हैं, बट आई थिंक वहां पे क्लियर फेलियर मुझे दिखता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। और जब तक वो लेवल्स यहां से निकलते नहीं है तब तक मैं इसमें हाथ डालूंगा नहीं, या मुझे एक डिसेंट करेक्शन रिट्रेसमेंट मिल जाए जो तकरीबन 80-85 तक जाए, तब जाके कहीं स्टॉक को देखेंगे। यहाँ पे तो इसमें कोई राय नहीं है मेरे हिसाब से, और थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है। मेरा मानना है कि उछाल आए बाजार में, थोड़ा सा उछाल आएगा, ये सारे स्टॉक्स थोड़े पिटे हुए हैं, उछाल आए तो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकल जाए। आई थिंक ये स्टॉक को चलने में टाइम है अभी। उछाल आए तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलिएगा योगेश जी। अच्छा, एक सवाल है जिंदल 100 का, ये लिखा है चमन जैन ने 121 400 शेयर 121 जिंदल 100 91-40 पे। हाँ। स्टोरी इसकी भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, स्टोरी इसकी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, मेटल वाला ही नाम है और स्टोरी एकदम सिमिलर है इसकी कि 2008 का हाई ये निकाल नहीं पाया 2011 में, 2011 का हाई ये 17-18 में नहीं निकाल पाया, और जब बाजार इतना चला तो इसने 17-18 का भी हाई अभी निकाला नहीं, जहां पूरा मार्केट कोविड हाइस के बहुत ऊपर निकल गया, लेकिन ये नहीं निकल पाया। तो आई थिंक ये अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है। मेरा यहाँ पे भी राय यही रहेगी कि इसको टाइम है, काफी टाइम है कोई अच्छे पैटर्न्स बनाने के लिए, तो टाइम इनका पिस जाएगा यहाँ पे। उछाल में यहाँ पे भी निकलने की राय है। उछाल में इससे भी निकलिए। टाटा केमिकल्स का चार्ट दिखाइए जरा। बड़े अच्छे रिजल्ट्स थे इनके और स्टॉक 10% आज ऊपर है। और पिछले हफ्ते जब एक बैठक चल रही थी टाटा मोटर्स के लॉन्च के समय, तो वहाँ से एक खबर निकल गई थी कि ये लोग बैटरी वाला कामकाज और बड़े पैमाने पे करेंगे, जिससे कि इनके प्रोडक्ट को स्वैपिंग भी मिल सके और टाटा केमिकल के ज़रिए वो काम किया जाएगा। तो टाटा केमिकल नतीजे बढ़िया थे, कुछ खरीदारी करनी चाहिए क्या इसमें? देखिए मोमेंटम प्ले रहेगा, आज तो थोड़ा ऊपर है, बट डेफिनेटली अगर मोमेंटम प्ले किसी को करना है, क्योंकि ये विद वॉल्यूम्स ये मूव चला है, तो मोमेंटम प्ले हो जाता है। आज तो थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ से नए रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहे, जिनके पास पुराना है बने रहे, बट किसी कारण से अगर एक 30-40 पॉइंट का गिरावट मिलती है, 1000 के आसपास आता है, तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड्स बढ़िया हो जाएंगे। मोमेंटम प्ले के लिए आप 1000 के आसपास यहाँ पे नई पोजीशन बना सकते हैं, पुरानी तो आपको रखनी है, नई पोजीशन आप 1000 के आसपास बना सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि 1080 1090 के टारगेट्स उसके बाद यहाँ पे रहेंगे। तो फिलहाल जिनके पास है होल्ड रखें, गिरावट में खरीदने की राय है। और अगर आपको ट्रेड ले रहे हैं तो 974 का एक स्टॉप लॉस, जब आप 1000 के आसपास बाय कर रहे हैं 974.40 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। आई थिंक स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है, नियर फ्यूचर में यहाँ पे कमाई हो सकती है बाय करके। थायरोकेयर के नतीजे खराब, स्टॉक गिरा तो उसने लाल के भी ऊपर असर डाला, मेट्रोपोलिस के ऊपर भी असर डाला और तमाम उन पैथलैब वाली कंपनी से डाला। एक बड़ा जल्दी से जवाब छोटा सा दीजिएगा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आज क्या है? सर आई थिंक यहाँ पे भी ऑलमोस्ट यही है कि स्टॉक अपने मीडियम टू लॉन्गर टर्म एवरेज के नीचे पिस रहा है। यहाँ पे क्लियर कट आई थिंक बायस जो है मीडियम टर्म वो नेगेटिव होता जा रहा है। एक क्रूशियल नेकलाइन है इसकी 3900 के आसपास, कहीं किसी कारण से वो टूटती है तो आई थिंक यहाँ स्टॉक में बड़ी गिरावट भी आ सकती है। बट इन द मीन टाइम जब तक वो नहीं हो रहा, 3900 से लेके 4500 तक, ये 600 पॉइंट का इसका दायरा है, उसी में ये ट्रेड कर रहा है लास्ट 3-4 महीनों से। फिलहाल लगता है कि उसी दायरे में रहेगा, दायरा बंद रहेगा। बट 4500 के आसपास अगर आप ट्रेड्स सेल साइड में इनिशिएट करते हैं या डिलीवरीज बेचते हैं तो आई थिंक नीचे में आपको 3900 तक एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 3900 के स्तर देख सकता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एक रेंज है उसके बीच में ट्रेड करेगा और आज ये फ्यूचर्स में 7% टॉप लूजर है। सरविंद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए, और मुझे भी इजाज़त दीजिए, कहीं जाएगी मत, ब्रेक के बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1 हर्षदा के साथ।